हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 सीबीएसई एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कई मायने में जो है एग्जाम व्यू से बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और इस क्वेश्चन पे जो है हम विस्तार पर चर्चा करेंगे, हर एक पहलू पे नज़र डालेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। 7th क्वेश्चन पे बात करें तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। पिछले क्वेश्चन में हमने जो है सुधारों के बारे में पढ़ा था। जो 5वां क्वेश्चन था उसमें था गोल्बाचोव के क्या सुधार किए थे, लेकिन ये सुधार करने के कारण क्या था, आखिर वो कौन कौन सी बात थी जिसके कारण गोल्बाचोव को जो है विवश कर दिया सुधार करने के लिए। तो इसी बात पे हम इस क्वेश्चन में चर्चा करेंगे। कहते हैं दोस्तों, क्वेश्चन समझना बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, आंसर आपको पता ही होता है। तो यहाँ पर यही बात है, कौन से कारक थे जिन्होंने गोल्बाचोव को जो है यूएसएसआर में सुधार शुरू करने के लिए मजबूर कर दिया। हमने सुधार के बारे में पहले पढ़ा था, लेकिन कारक के बारे में नहीं पढ़ा था कि वो कौन कौन से फैक्टर थे। तो यही क्वेश्चन बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण। दोनों क्वेश्चन को आप एक जैसा मत समझना कि दोनों क्वेश्चन में बहुत बड़ी बात बताई गई है। तो यहाँ पर हम कारक जानेंगे, कारण जानेंगे। गोल्बाचोव को सोवियत संघ में सुधार शुरू करने के लिए मजबूर करने वाले कुछ कारक थे, और कौन कौन से कारण थे देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारक था यूएसएसआर को पश्चिम में सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हो रही क्रांति से। क्योंकि जर्नल सी बात आपने देखा होगा कि किसी भी देश में कुछ अलग होता है तो हमारे देश में भी आवाज़ उठने लग जाती है। वैसा ही उस समय वहाँ पर भी हुआ कि दूसरे जो है पश्चिम देशों में जो सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हो रही क्रांति से अच्छी तरह से अवगत कराना था। कि जो क्रांति वहाँ पर हुई थी वो गोल्बाचोव ये नहीं समझते थे कि वो यहाँ हमारे देश अवगत न हो, वो अपने देश को भी अवगत कराना चाहते थे। और गोल्बाचोव ने यूएसएसआर में प्रौद्योगिकी के मानक से अच्छी तरह परिचित थे और उनको प्रौद्योगिकी का मतलब समझ था। फिर भी उन्होंने जो है इसकी शुरुआत यहाँ पर करने की बहुत बड़ी कोशिश किया। ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण कारण था सुधार करने की। क्योंकि आपने देखा होगा इंसान की एक सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि अगर मान लीजिए कोई पड़ोसी आपके कुछ लेके आता है ना, तो आपके घर के लोग भी जिद करने लग जाते हैं कि मुझे भी ये चीज़ चाहिए। तो वही हुआ वहाँ पर भी कि जब दूसरे देशों में सूचना औद्योगिकी काफ़ी तरक्की कर रहे थे, अच्छी क्रांति हो गई थी, तो उनके देश में अगर ना होता फिर भी लोग आलोचना करते। इसलिए लाना, अवगत करवाना गोल्बाचोव का प्रमुख कारक बन गया। गोल्बाचोव यूएसएसआर को एक उन्नत देश बनाना चाहते थे। ये उनकी बहुत बड़ी कल्पना थी कि वो चाहते थे कि यूएसएसआर को एक उन्नत देश बने और हर देश जो है इसकी पावर को समझे, जो पश्चिम देश में विशेषकर अमेरिका के बराबर या उनसे आगे निकल सके। आपको पता ही है कि अमेरिका और सोवियत संघ में जो है एक कोल्ड वार चली और वो अमेरिका से आगे बढ़ना चाहते थे और उसके लिए देश में उन्नत करना चाहते थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षा थी, लेकिन यह लोकतंत्र की दिशा में एक कदम था। लेकिन कहते ये सुधार काफ़ी महत्वपूर्ण थी। अब कोई भी देश के जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री होते हैं या देश के जो चालक होते हैं, इसी बात को प्रायोरिटी देते हैं कि उनके देश जो है अच्छे से अच्छे प्रगति करे और हर क्षेत्र में कामयाब हो। तो यही उद्देश्य गोल्बाचोव को भी था कि वो अमेरिका से बराबर या उससे आगे निकलना चाहते थे और उन्नत देश अपने देश को बनाना चाहते थे। और इस दिशा में लोकतंत्रीकरण करना एक कदम था कि उन्होंने सबसे पहले जो है लोकतंत्रीकरण की दिशा में एक उन्होंने कदम उठाया था अपने देश के लिए, और ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण था। गोल्बाचोव अपने दृष्टिकोण में उदारवादी नीति अपनाते थे। यानी ये गोल्बाचोव जो थे दृष्टिकोण उनके जो थे उदारवादी थे, वो हमेशा उदारवादी को ही मानते थे। उन्होंने शेष विश्व के साथ यूएसएसआर के संबंध को सामान्य बनाने का समर्थन किया। उनका विचार था कि हर एक देश के साथ इनका सामान्य जो है संबंध होना चाहिए, किसी तरह की कठोरता नहीं होनी चाहिए। उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में पश्चिम देशों के साथ बेहतर संबंध बनाना था। और देखिए, हर एक जो है मंत्रियों का, हर एक प्रधानमंत्री, हर एक देश के मंत्रियों का यही सबसे महत्वपूर्ण होता है उद्देश्य कि दूसरे देशों के साथ हमारा संबंध जो है अच्छा रहे और कभी जो है युद्ध की स्थिति पैदा न हो। तो इनका विचारधारा बहुत ही महत्वपूर्ण था, बहुत ही अच्छी थी। लेकिन ये अच्छाई भी जो है बहुत भारी पड़ जाता है
कहते हैं आगे अगर पॉइंट की हम बात करें चौथा, तो बढ़ते भ्रष्टाचार के साथ लोकतंत्र की कमी के कारण गोरबच्चों के सोवियत प्रणाली में प्रशासनिक ठहराव का सामना करना पड़ा। ये देखिए हर देश का एक सबसे बड़ा कलंक होता है भ्रष्टाचार। कहते हैं कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता है जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं किया जाए। और आपको पता है अमेरिका में सबसे पहली बात इसी पर ही कदम उठाया गया था। अमेरिका में भ्रष्टाचार बहुत ही कम है या न के बराबर है। लेकिन आज अपने देश में ही देख लीजिए, कोई भी काम करवाने के लिए जाइए, भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में है। दोस्तों इसका एक उदाहरण भी मैं दे सकता हूँ। मान लीजिए आज फाइनेंस कंपनी भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कर रही है। भ्रष्टाचार वो ये कर रही है अप्रत्यक्ष तौर पे कि वो क्या करती है, लोगों को फंसाती है। एक तो इतनी मोटी, जब आप कोई गाड़ी उड़ी खरीदने जाओ तो एक बुकलेट पकड़ा देती है आपको साइन करने के लिए, और उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी होती है कि बाद में उनके फेवर में ही सारी बात आए। ठीक है, वो ऐसी ऐसी बात। अब देखिए कोई व्यक्ति कहते हैं 50 पेज का जो है बुकलेट इतना आसानी से पढ़ नहीं सकता, तो वो क्या होते हैं, जब भी कोई गाड़ी लेने जाओ फटाफट आपको उंगली दिखाएंगे, यहाँ साइन करना है, यहाँ साइन करना है, और फटाफट आप साइन करने लग जाती हो और आप पढ़ते भी नहीं हो। क्योंकि अब क्या पढ़ोगे, कंपनी क्या धोखा देगी। गाड़ी आएगा, गाड़ी हम नहीं किस्त देंगे, वो गाड़ी लेके चला जाएगा, इतना ही होगा। लेकिन बात तब यहाँ से शुरू होती है जब कंपनी गाड़ी लेके चली जाती है, और चले जाने के बाद आपने जो साइन किया था, आपने जो नहीं पढ़ा था, उसमें से एक पेज उठा के आप पे दबाव डालते हैं कि आप एनओसी लीजिए, और एनओसी की वो कीमत लगाते हैं 1 लाख 1.5 लाख, न जाने कितने कीमत होती हैं। और जो व्यक्ति फंस जाते हैं उनके चालों में, वो बेचारे कंगाल हो जाते हैं। तो सोच लीजिए सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं। आज फाइनेंस हर क्षेत्र में हो रहा है। आज आप छोटे से टीवी से लेकर मोबाइल खरीदो या गाड़ी खरीदो, सब में आप फाइनेंस करवाते हो। तो कभी आपने इस बात पे सोचा है कि कंपनी आपके साथ धोखा कर सकती है आने वाला समय में? तो दोस्तों आप समझदार बनिए। भारत में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इन्हीं क्षेत्रों में हो रहा है, और ये बड़े बड़े लोग भ्रष्टाचार करते हैं। मैं भारत के प्रत्येक नागरिक को ये बात कहना चाहता हूँ कि ऐसे भ्रष्टाचार को भारत से रोकना चाहिए और सरकार को रूल रेगुलेशन बनाना चाहिए। लेकिन सरकार ये सभी बातों को जानती है, समझती है, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार को रोक नहीं पा रही है। तभी भारत जो है, मैं कह रहा हूँ 100 साल क्या, कभी भी जो है प्रगति के राह पे नहीं चल पाएगा जब तक भारत से भ्रष्टाचार नहीं दूर होगा। अब देखिए एक व्यक्ति जो है गरीब है, वो कड़ी मेहनत करके कुछ किस्तों पर खरीदता है, और वो किस्त ना चुका पाता है 1-2, तो फटाक से कंपनी वाले आते हैं और कुछ भी चक्के लेके चले जाते हैं। और जब समय ख़त्म हो जाता है तो 5-6 साल के बाद उनको याद आती है कि भाई इनको जो है एनओसी देना है, और इनको एनओसी के नाम से जो है अच्छे खासे पैसे रकम लेने हैं। और देखा जाए तो एनओसी जो रूल रेगुलेशन बताता है वो 6 महीने के अंतराल में देना होता है कंपनी को, लेकिन 4 साल के बाद इसका मतलब क्या बना। और एनओसी लेने का प्रावधान सरकार ने बनाया है। आपको पता है एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलता है, और इसका मतलब होता है कि आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। दोस्तों ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हमारे समाज में है, और इसके बारे में मुझे तब पता चला जब मेरे साथ स्वयं ये बात व्यतीत हुआ। कहते हैं ऐसे तो बहुत से लोग थे, और जब मैंने किसी भी व्यक्ति से बात किया तो उन्होंने अपना इसी तरह का जो है स्टोरी अरोना बताया मुझे कि कंपनी मेरे साथ भी ऐसा किया। तो क्या सरकार इस पर रोक नहीं लगा सकती है? अगर कोई बच्चा जो कानून का समझ हो और जिसके घर में कानून की हो बात, वो ज़रूर इस बात को आगे बढ़ाए और भारत सरकार को इस बात से अवगत कराए कि भ्रष्टाचार सबसे बड़ा हमारे देश में है, और जब तक भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं होगा हम चांद पे भी पहुंच के कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि चांद पे पहुंचने का मतलब होता है हमें समझदार अच्छे मनुष्य बनना होता है, लेकिन हम तो भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हो चुके हैं कि आज हर जगह जो है लूट मार मची हुई है। तो दोस्तों समझने की बात है, और अगर सरकार तक ये बात पहुंचती है तो सरकार को इस पर एक्शन लेने की ज़रूरी है कि ऐसे फाइनेंस कंपनियों को बैन लगाया जाए कि जो 150 पेजों को जो है बुकलेट पे साइन करवाते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, और बाद में चितवी इनका होता है, पटवी इनका होता है। व्यक्ति से सामान भी ज़बरदस्ती छीन के लेके चले जाते हैं, पैसे भी वो आधे से अधिक किस्त ले लेते हैं, और बाद में एनओसी के नाम से वो डराते हैं, धमकाते हैं,
और उन पर चार्जशीट लगाने की भी धमकी देते हैं। तो ऐसे कंपनियों पर अगर ब्रेक न लगा तो भ्रष्टाचार हमारे देश से ख़त्म नहीं होगा। और यही बात यहाँ पर भी हुआ कि सोवियत संघ में जो है भ्रष्टाचार जो है लोकतंत्र को ठहरा दिया, और बढ़ते भ्रष्टाचार के साथ साथ लोकतंत्र की कमी के कारण गोलबच्चों को सोवियत प्रणाली में जो है प्रशासनिक ठहराव का सामना करना पड़ा, क्योंकि भ्रष्टाचार किसी भी देश के लिए लेव डुबोनों के लिए सबसे जो है बहुत घटिया रूल रेगुलेशन होता है। तो किसी भी देश में अगर भ्रष्टाचार रहा तो जो कहते हैं वो देश कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। गोलबच्चों ने ब्रेज़नेव के शासन में आकार लेने वाली आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता की विरासत को संबोधित करने की आवश्यकता में जो है सुधारों के लिए अपनी प्रेरणा प्राप्त की। यानी देखा जाए तो गोलबच्चों ने ब्रेज़नेव के शासन में जो भी कार्य हुआ आर्थिक, सामाजिक, राजनीति, उससे जो है उन्होंने प्रेरणा प्राप्त किया। उन्होंने 1976 से 1985 के दशक की आर्थिक गिरावट को चिन्हित किया। यानी जो गिरावट आई थी इस समय, उस बात को उन्होंने नोट किया, क्योंकि देखिए कहते हैं समझदार व्यक्ति वही होते हैं जो गिर के भी संभल जाते हैं। तो इन्होंने जो है ब्रेज़नेव के जो आर्थिक सामाजिक स्थिति में जो विरासत से संबंधित कुछ प्रॉब्लम आई थी उससे उन्होंने प्रेरणा लिया, और उन्होंने जो 96 और 85 में जो दशक में जो गिरावट आई उसको उन्होंने चिन्हित किया, और जिसने यूएसएसआर की सैन्य और राजनीतिक सुरक्षता की चुनौती दी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति वही अच्छा होता है जो समय रहते सुधर जाए, लेकिन जो नहीं सुधरता है उसके लिए कानून है, लेकिन कानून भी आजकल वही है जो वो बनाते हैं। जैसे हमने भ्रष्टाचार के ऊपर बात किया, कहते भ्रष्टाचार कौन करवा रहा है? सरकार करवा रही है। एनओसी किसने बनाया? सरकार ने बनाया, सरकार ने मंजूरी दिया। तो क्या सरकार ने इस बात को सोचा नहीं बाद में कि बड़े बड़े कंपनियां जो है इसका बहुत अच्छा फ़ायदा उठाएगी और देश को जो है आम गरीबों को नोचेगी? तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी सरकार है। अगर सरकार जब तक इन चीज़ों पर ब्रेक न लगाए तब तक ये बड़े बड़े कंपनी आम लोगों को जो है खून चूसती रहेगी। और भारत सरकार ये कहती है सबका साथ सबका विकास, तो ये बात कभी भी सार्थक सिद्ध नहीं हो सकता। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। यहाँ अगली पॉइंट पे अगर हम बात करें जो कि अंतिम है, देखा जाता है 1979 में अफगानिस्तान पर सोवियत संघ के आक्रमण के कारण विदेश नीति की जटिलताओं को गोलबच्चों को आर्थिक समृद्धि के युग की शुरुआत करने के लिए सोवियत कमांडर अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत करने के लिए मजबूर कर दिया। क्योंकि मजबूर यहाँ इसलिए हुआ कि 1976 में जो अफगानिस्तान पर सोवियत संघ के आक्रमण के कारण विदेशी नीतियों में जो है बदलना पड़ा, और उनको जो है अर्थव्यवस्था जो है मजबूत करने के लिए मजबूत कर दिया। जनरल सी बात है दोस्तों, कहते हैं कोई चीज़ की अगर बुराई हो, अगर हम उसको नहीं सुधारते हैं तो वो आगे चल के जो है बहुत बड़ा सरदर्द बन जाता है। और ये बात सरकार नहीं जानती। सरकार को लगता है कि हम जो रूल रेगुलेशन बना रहे हैं सब सही है और सब अच्छा है, लेकिन सरकार ने इस बात पे कभी एनालिसिस नहीं किया कि इससे जो है कुछ व्यक्ति जो है गलत फ़ायदा उठा सकती हैं, आम भोले जनता को जो है बेवकूफ़ बना सकती हैं। और आज हो रहा है, हमारे देश में भ्रष्टाचारी बड़े लोग ही होते हैं और बड़े बड़े कंपनियां ही होती हैं। आम गरीब में तो कभी भ्रष्टाचार देखने को मिला ही नहीं मुझे, क्योंकि आम व्यक्ति क्या करेंगे? 2 रोटी चुरा लेंगे किसी से, 1 रोटी छीन लेंगे, 2 रुपया छीन लेंगे। लेकिन बड़े बड़े लोग तो लाख लाख करोड़ों की बात करते हैं। यहाँ तक कि आम गरीब के पास, जिसके पास 1 रोटी कमाने का पैसा ना हो, उनसे 1.5 लाख की जो है मांग कर लेते हैं। अब सोचिए, विचार कीजिए कि भ्रष्टाचार कौन है? सरकार है कि ये कंपनी है? अगर सरकार सही होती तो कंपनियों पर ब्रेक लगाती और आम गरीबों को साथ देती, लेकिन सरकार सिर्फ भाषण में ही कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन इनका विकास करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि बड़े बड़े कंपनियों को जो है जेबी गर्म करना, आम गरीबों से ज़बरदस्ती छीनना। अब सरकार ये भी कहेगी कानून है। अरे भाई, आपने रूल रेगुलेशन बनाया ही क्यों? आम गरीब बंदों के पास रोटी के लिए टाइम नहीं है, कमाने के लिए संघर्ष करते हैं, तो वो क्या अदालत में चक्कर लगाने जाएं? सब काम धंधा छोड़ कर अदालतों में चक्कर लगाएं, कंपनियों के दरवाजे में खटखटाएं? ये सही नहीं है दोस्तों। सरकार को इस पे एक्शन लेने की ज़रूरत है और हमारे देश से भ्रष्टाचार अगर ख़त्म करने की ज़रूरत है। अगर देश से भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं हुआ तो कहते हैं सोवियत यूएसएसआर जो थी पहले भी बहुत राज्य बहुत देश थे इसमें, और सब विघटन हो गई। कहीं भारत का भी कुछ ऐसा न हो। हम दुनिया में जो है अपनी लोहा मनवा चुके हैं, हम चांद पे भी पहुंच चुके हैं। तो कहते हैं क्या भ्रष्टाचार हम ख़त्म करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं, अगर सरकार इस पर कदम उठाए तो।
तो इसी के साथ हमारा टॉपिक भी खत्म हो जाता है। आगे का टॉपिक 8th क्वेश्चन बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना चाहते हो तो शेयर करने का भी विचार आपके मन में होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ जुड़े हुए हैं उनका विचार हमेशा जग कल्याण की ही होती है, क्योंकि तिरपान स्टडी सेंटर हमेशा जग कल्याण की ही बात करता है। तो इसलिए आप सदैव जो है अच्छी भावना रखिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। और पहली बार वीडियो देख रहे थे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए, क्योंकि आपको पता ही है कि यहाँ पर जो है 8 से MA तक के बच्चों के लिए बहुत से वीडियो है और आपके क्लास के और भी वीडियो बनने वाले हैं। ठीक है, इसलिए अगर आप सब्सक्राइब करके रखिएगा तो समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर नहीं रखिएगा सब्सक्राइब करके तो शायद आपको नोटिफिकेशन ना मिले और शायद आप उस वीडियो से अनभिज्ञ रह जाओ। सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।